नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एसी कंप्रेसर फेल होने का कारण, फेल होने का क्या रीज़न होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और साथ में दिए गए घंटे का ज़रूर बजा दें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एसी के 8 कॉज ऑफ कंप्रेसर फेलियर, टॉप 8 रीजन कंप्रेसर फेल होने का। पहला जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो है इलेक्ट्रिकल फेलियर। दूसरा जो पॉइंट होती है ब्लॉकेज कंडेंसर और इवापोरेटर, कंप्रेसर ओवरहीटिंग, लो रेफ्रिजरेंट चार्ज, टू मच रेफ्रिजरेंट यूनिट, लीक ऑफ लुब्रिकेशन, डार्टी आउटडोर, इनकरेक्ट साइजिंग ऑफ सक्शन और डिस्चार्ज पाइप। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे विस्तार में बात करेंगे कि कौन कौन कारण होती है। ये जो कारण मिला है तो इसका किस रूप से ऐसे कंप्रेसर फेल होने का दबाव पड़ता है। इलेक्ट्रिकल फेलियर, जैसे कि एक कंप्रेसर की एक क्षमता होती है कि 220 से लेकर 240 वोल्ट में वो वर्क करेगा। जो ऐसी कंप्रेसर है, अगर इस कंप्रेसर में 220 से अधिक 240 तक इसका लिमिट है, 240 से ऊपर इसका वोल्टेज क्रॉस करता है तो जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप कर देगा। और इसका नीचे जब भी 180, 190 या 200 के बराबर वोल्टेज रहेगा तब भी वो कंप्रेसर ट्रिप कर देगा। इसका जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो 200 से ऊपर रहना चाहिए, 210, 5 ये रहना चाहिए और 240 के बीच में वोल्टेज रहेगा तब भी एसी बढ़िया परफॉर्मेंस देगी कंप्रेसर, वरना जो कंप्रेसर है कंप्रेसर ट्रिप कर देगी, फेल होगी। दूसरा मैं बात करूंगा ब्लॉकेज कंडेंसर और इवापोरेटर कॉइल्स। ये होते हैं कि कंडेंसर में बहुत सारे ब्रांच पाइप होती है, डिस्ट्रीब्यूटर होती है, इवापोरेटर में भी होती है। जैसे कि एक ऊपर का लेयर होता है, एक नीचे का लेयर होता है। जहाँ पर कि ब्लोअर होती है फैन की, वहाँ एक लेयर होता है, उसके पीछे भी एक लेयर होता है। तो ये जो पाइप होता है, ये दोनों पाइप की जॉइंट होने में 2, 3, 4 ब्रांच पाइप इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से कभी कभी 1 या 2 पाइप ब्लॉक हो जाता है, बाकी पाइप ठीक रहता है तो भी एसी वर्क में रहता है, कूलिंग होता है। पर जो का परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के अनुसार वो काम कर नहीं पाता है। तो धीरे धीरे कंप्रेसर में दबाव बढ़ता है, एम्पियर बढ़ती है, तो जाके कंप्रेसर ट्रिप कर देता है। सेम एक कारण होता है कंडेंसर में भी और इवापोरेटर में भी पाइप होता है। वो चाहे इवापोरेटर में ब्लॉक हो चाहे कंडेंसर में ब्लॉक हो, जहाँ भी ब्लॉक हो वो कंप्रेसर में दबाव पड़ेगा और कंप्रेसर फेल हो जाएगा। तीसरा मैं बात करूँगा कंप्रेसर ओवरहीटिंग। कंप्रेसर ओवरहीटिंग होने का बहुत सारी रीज़न होती है। जैसे कि कैपेसिटर एक होती है कि एसी स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। तो कैपेसिटर होती है कि जैसे 35 कैपेसिटर होती है, इससे इसका जो पावर है घट जाता है तो 25-20 हो जाता है तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा। और 5-10 कम जाता है तो कंप्रेसर स्टार्ट लेगा, चलेगा, पर उसका जो कारण होगी उस कारण से कंप्रेसर ओवरहीटिंग होने लगेगा और कंप्रेसर एक समय जाकर ट्रिप कर देगा। और जो होते हैं जो लूज कॉन्टैक्ट के कारण से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो पॉइंट होती है उस जगह लूज कॉन्टैक्ट होने के कारण कंप्रेसर स्पार्क करने लगेगा। स्पार्क करने के कारण कंप्रेसर ओवरहीट होगा, ओवरहीट होने से कंप्रेसर फेलियर होगा। और बहुत सारे कारण हैं, वो मैं बाद में बात करूँगा। तो आइए चौथा जो कारण है मैं बात करूँगा वो है लो रेफ्रिजरेंट। लो रेफ्रिजरेंट होने के कारण, लो रेफ्रिजरेंट होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि रेफ्रिजरेंट लीक होना। रेफ्रिजरेंट लीक होने के कारण आपको अनुसंधान करना पड़ेगा क्यों वो लीक हुआ, और लीक होने के कारण कंप्रेसर ज़्यादा समय चलेगा कूलिंग करने के लिए, और कूलिंग परफॉर्मेंस ख़राब होने के कारण कंप्रेसर कभी ऑटो नहीं होगा। ऑटो ना होने के कारण कंप्रेसर चलती रहेगी, चलती रहने के कारण कंप्रेसर ओवरहीट होगा और फेल हो जाएगा। टू मच रेफ्रिजरेंट यूनिट, बहुत सारे गैस, जैसे कि एक एसी में गैस चार्ज होना चाहिए कि 50 से 55 होती है और 50 से लेकर 60 होती है। और इसके ऊपर
जो प्रेशर बनती है वो टू मच प्रेशर होती है। टू मच प्रेशर होने के कारण एम्पियर बढ़ता है। एम्पियर बढ़ने के कारण कंप्रेसर में दबाव पड़ती है और दबाव पड़ने के कारण कंप्रेसर ट्रिप करती है। लीक ऑफ लुब्रिकेशन, जैसे कि फ्रेंड्स 1 टन एसी में 500 ग्राम्स ऑयल होना चाहिए और 2 टन में 900 ग्राम्स ऑयल होना चाहिए। तो इस ऑयल की कमी होने के कारण एक ही है, जो कंप्रेसर की ऑयल होती है वो कंडेंसर में चला गया या तो एवापोरेटर में चला गया, जिसके कारण कंप्रेसर की ऑयल कम जाती है और यूनिट में जाकर चोक कर देता है। तो इस सब कारण से लुब्रिकेशन कम होने के कारण कंप्रेसर वो हीटिंग होगी। हीटिंग होने के कारण कंप्रेसर फेल होगा। और 7th जो कारण है वो है डार्टी आउटडोर। डार्टी आउटडोर होने के कारण जो कंडेंसर होती है, कंडेंसर की नेचुरल जो हवा होती है, नेचुरल हवा ना लेने के कारण कंप्रेसर के जो हीट होती है वो हीट फैन निकल देती है, पर जो हीट होता है वो जल्दी से या क्विकली वो सरफेस में निकाल नहीं देता है, सर्कुलेट नहीं कर सकता है। तो इसलिए ब्लॉक होने के कारण कंप्रेसर की एम्पियर बढ़ती है। एम्पियर बढ़ने के कारण कंप्रेसर भी ट्रिप कर देता है। आखिर में जो मैं बात करूँगा, जो लास्ट पॉइंट है वो है इनकरेक्ट साइजिंग ऑफ पाइप्स। मैं एक टेक्नीशियन हूँ, इसलिए मैं इसे बेहतर जानती हूँ कि कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे टेक्नीशियंस होती है जब ऐसे इंस्टॉल करती है बैक टू बैक ऐसे इंस्टॉल कर देती है। जैसे इंडोर तो रूम में होते हैं, आउटडोर उसके पास ही बैक टू बैक 1 फीट या 2 फीट पाइप में वो इंस्टॉल कर देती है। इंस्टॉल करने के कारण क्या होती है, जो कंप्रेसर की डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज थ्रो करने के साथ साथ ही वो जाकर सक्शन में गैस चला जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन साइकिल के कारण जो कंप्रेसर में दबाव पड़ती है, तो इन कारण कंप्रेसर फेल हो जाती है। तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा, जो टेक्नीशियन भाई है वो 1 फीट या 2 फीट पाइप में एसी इंस्टॉल ना करें बैक टू बैक। चाहे आपकी 10 फीट पाइप हो, 10 फीट पाइप आप पूरे रखिए, पूरे रखने के कारण आपके फ़ायदा होगी। 1 फीट या 2 फीट एसी के पाइप इंस्टॉल करने भी एसी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर एक ही फ़र्क होगी, जो 10 साल कंप्रेसर को चलना चाहिए वो 5 साल में या 3 साल में कंप्रेसर नष्ट हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। यही एक कारण है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बहुत अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।